नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए सोशल मीडिया और ओटीटी पर सरकार कसेगी शिकंजा, नए नियमों का ऐलान। नवदीप के साथी का हरियाणा पुलिस ने किया उत्पीड़न, मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि। सोशल मीडिया पर लाखों बेरोजगारों ने की आवाज बुलंद, मोदी से कहा रोजगार दो। नियंत्रण रेखा पर शांति को लेकर भारत पाकिस्तान की सेना में हुई सहमति। योगी के लाल टोपी वाले बयान पर हंगामा, समाजवादी नेताओं ने भी खोला मोर्चा। ये थी आज की खास खबरें और अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए लेते हैं आज की सबसे अहम खबर सबसे पहले। ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को लेकर मोदी सरकार ने नए नियमों का ऐलान किया है। सोशल मीडिया के लिए भी है और ओवर द टॉप यानी जिसमें आप वेब सीरीज वगैरह देते हैं, नेटफ्लिक्स और अमेजोन वगैरह, उनके लिए। सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों का भारत में व्यापार करने के लिए स्वागत है, लेकिन इनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नफरत फैलाने और फेक न्यूज के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात के पूरी तरह खिलाफ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हिंसा भड़काने या किसी अन्य गलत काम के लिए हो। प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। अगर अमेरिका के कैपिटल हिल में हिंसा होती है तो सोशल मीडिया पर वहां की पुलिस कार्रवाई का स्वागत होता है, लेकिन जब दिल्ली के लाल किले पर हिंसा होती है तो वहां पर दूसरा स्टैंडर्ड यानी मानक होता है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर और भारत में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो समस्याओं को देखने वाला हो, उसे भी अफसर के रूप में नियुक्त करना होगा और हर महीने सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। प्रसाद ने कहा कि नए नियमों के मुताबिक कंपनियों को ग्रीवांस यानी शिकायतों के रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा और अफसर की भी नियुक्ति करनी पड़ेगी। ये अफसर 24 घंटे में किसी परेशानी को रजिस्टर करेगा और 15 दिन में उसका निस्तारण करना होगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ओटीटी के लिए बने नए नियम 3 महीनों में लागू हो जाएंगे। प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को ये बताना होगा कि सबसे पहले खुरापात किसने शुरू की, यानी पहला गलत ट्वीट या मैसेज किसने पोस्ट किया है। यूजर्स के लिए वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी बनाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई गैर कानूनी सूचना आपके प्लेटफॉर्म पर है तो उसे आपको हटाना होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि टीवी को केबल नेटवर्क एक्ट और अखबार को प्रेस काउंसिल के नियम फॉलो करने होते हैं, जबकि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि डिजिटल और ओटीटी तक सभी को नियमों का पालन करना पड़ेगा। जावड़ेकर ने कहा कि हम मीडिया की आज़ादी का सम्मान करते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को झूठ फैलाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ओटीटी के लिए किसी तरह का कोई सेंसर नहीं है, लेकिन अब इसमें काम कर रही कंपनियों को ऐसे प्रणाली बनानी होगी कि बच्चे किसी अश्लील या गलत कंटेंट को न देख सकें। उन्होंने कहा कि दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेंट दिखाना होगा और पेरेंटल लॉक की सुविधा भी देनी होगी। तो स्पष्ट रूप से जब ये कानून नियम आ रहे हैं तो साफ संकेत है और सरकार जिस ढंग से काम कर रही है कि ये एक सेंसरशिप है, ये डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने की एक कवायद है। ये सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, ये सरकार का कंट्रोल है। सरकार रेगुलेट कर रही है और जब सरकार रेगुलेट करती है तो उसके अपने राजनीतिक एजेंडे होते हैं और साफ इसमें एजेंडा दिख रहा है। रविशंकर प्रसाद का जो स्टेटमेंट है जिसमें वो कैपिटल हिल पर हुए ट्रम्प समर्थकों के हमले से लाल किले के हमले को जोड़ रहे हैं, वो दरअसल दो बिल्कुल भिन्न चीज हैं। दोनों में कहीं कोई समानता ही नहीं है, लेकिन सरकार चूंकि किसान आंदोलन से चिढ़ी हुई है, किसान आंदोलन से परेशान है और किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है, तो उसके लिए ये तमाम हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आंदोलनकारियों से परेशान है, हर तरह के आंदोलन से परेशान है, हर तरह के उस कंटेंट से परेशान है जो सरकार से सवाल पूछता हो, सरकार की आलोचना करता हो और सरकार की पखियां उधेड़ता हो। तो ये निश्चित रूप से आप मानिए कि निशाने पर तमाम विपक्षी हैं, तमाम विरोधी हैं, तमाम वो लोग हैं जो सरकार से सवाल कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो इसका मकसद कोई डिजिटल मीडिया को बेहतर करना नहीं है, डिजिटल मीडिया पर कोई अनुशासन लागू करना नहीं है, नियमन लागू नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी इसके लिए बनाई जाती जिसमें सरकार
के सदस्य नहीं होते, सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। तो यहाँ ये पूरा खेल जो है एक सेंसरशिप का है। अब सरकार डिजिटल कंटेंट को सेंसर करना चाहती है अपनी सुविधा के अनुसार। और हेट की बात कर रहे हैं वो लोग जो सबसे ज़्यादा हेट फैला रहे हैं। बीजेपी की आईटी सेल सबसे ज़्यादा हेट फैलाती है, लेकिन उसको रोकने के लिए ये कुछ नहीं करते हैं और इन पर नकेल कस रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटी छोटी गुजारिशें करेंगे। पहली तो ये कि अगर अभी तक आपने satyhindi.com का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया उसे तुरंत कर लें। और दूसरा ये कि satyhindi.com को आपके आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि satyhindi.com पत्रकारों की संस्था है और हम पत्रकारिता के मानकों के आधार पर पत्रकारिता कर रहे हैं। हम अब नहीं चाहते कि गोदी मीडिया की तरह हमारा मंच फेक न्यूज़ के लिए, पेड न्यूज़ के लिए, सरकारी एजेंडे के लिए इस्तेमाल हो। और इसीलिए हम आपसे सहयोग की अपील कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, हमें आर्थिक सहयोग दीजिए ताकि हम स्वतंत्र पत्रकारिता करें, निष्पक्ष पत्रकारिता करें और आपको बेहतरीन सामग्री दे सकें। हमें उम्मीद है कि आप ये दोनों अपील हमारी स्वीकार करेंगे और इस पर अमल करेंगे। अगली खबर लेते हैं। मजदूरों के हक के लिए लड़ने वाली नवदीप कौर के साथी शिव कुमार को हरियाणा की पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के दौरान गंभीर चोटें आने की पुष्टि हो गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी GMCH चंडीगढ़ की जांच रिपोर्ट में शिव कुमार को 2 फ्रैक्चर की बात सामने आई है। शिव कुमार को 16 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और उनसे 4 दिन पहले ही उनकी साथी नवदीप कौर को पुलिस ने पकड़ा था। 19 फरवरी को अदालत ने सोनीपत जेल के SP को निर्देश दिया था कि शिव कुमार की GMCH में जांच करवाएं। कोर्ट का ये निर्देश शिव कुमार के पिता राजवीर की याचिका पर आया था। उन्होंने अदालत को बताया था कि शिव कुमार का पुलिस उत्पीड़न हुआ है। 23 साल की नवदीप कौर को बीती 12 जनवरी को हरियाणा के कुंडली औद्योगिक इलाके में एक कंपनी के बाहर प्रदर्शन करने के दौरान के बाद हिरासत में ले लिया गया था। नवदीप मजदूरों को मिलने वाले दिहाड़ी में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इसके बाद उन पर हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। नवदीप मजदूर अधिकार संगठन की सदस्य हैं। नवदीप की गिरफ्तारी के 4 दिन बाद ही शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया था। GMCH चंडीगढ़ की रिपोर्ट कहती है कि शिव कुमार के बाएं हाथ और दाहिने पैर में फ्रैक्चर है जो किसी सख्त चीजों या हथियार के कारण हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये चोटें 2 हफ्ते से अधिक पुरानी हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शिव कुमार ने आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी के बाद 16 जनवरी को उन्हें सोनीपत की ओल्ड कचहरी में ले जाया गया, जहां CI कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की। शिव कुमार ने कहा है कि लगभग 7 लोग थे। रिपोर्ट में कहा गया कि कुमार ने आरोप लगाया कि पुलिस रिमांड में उनका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया गया था और उन्होंने उनके पैरों पर गर्म पानी डाला था जिससे फफोले पड़ गए थे और बाद में वे फट गए थे। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये 2 मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं। नेता क्या कहने चाहिए, कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं। और जो प्रवासी मजदूरों का पैसा दबा लिया था तमाम फैक्ट्री मालिकों ने, उसके खिलाफ वो लड़ रहे थे कि इनका पैसा वापस दिला जाए। लेकिन हरियाणा की पुलिस वहाँ के मालिकों के साथ है और सरकार तो उन्हीं के साथ है। तो जाहिर है कि ऐसे किसी भी संगठन को या उसके लिए, इन मजदूरों के लिए लड़ने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की खुली छूट हरियाणा में वहाँ की सरकार ने दे रखी है। और उसी का नतीजा है कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसके बाद शिव कुमार का जिस तरह से उत्पीड़न किया गया, वो दरिंदगी की हदें लांघ गई पुलिस। और हरियाणा पुलिस इसके लिए कुख्यात भी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इस मामले में कोई कम नहीं है, लेकिन हरियाणा पुलिस कई बार ऐसे करतूतें कर चुकी है और उसने यहाँ पर उनके साथ बड़ी बुरी तरह से बेरहमी से मारा पीटा। और जब अदालत में बात आई और जांच हुई तो ये अब पुष्टि हो चुकी है, स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा में सरकार और पुलिस किस तरह से काम कर रही है मजदूरों के खिलाफ। और ये एक बहुत ही गंभीर मसला है, इसका नोटिस लेना चाहिए तमाम राजनीतिक दलों को और इसके खिलाफ अभियान छेड़ना चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार पूरी तरह से दमन के रास्ते पर है। उसकी पुलिस को खुली छूट उसने दे रखी है कि ऐसे मामलों में वो जो चाहे और जैसे चाहे करे। और ये बार बार इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि आंदोलनकारियों के साथ वो बड़ा बुरा सलूक कर रही है, यहाँ तक कि जो किसान आंदोलनकारी हैं उनको भी वो नहीं बख्श रही है। तो ये बहुत दुखद और खतरनाक पहलू है जो बता रहा है। और नवदीप और शिव कुमार जैसे युवा जो मजदूर नेता हैं वो किस तरह से जोखिम उठाकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं।
अगली खबर लेते हैं। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के बीच सोशल मीडिया पर रोजगार की मांग को लेकर लाखों लोग ट्वीट कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग मोदी जॉब दो और हैशटैग मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहे हैं। मोदी जॉब दो हैशटैग पर 46 लाख से अधिक लोग ट्वीट कर चुके हैं और ये अभी भी जारी है। लोगों ने सरकार से सवाल किया है कि 2 करोड़ रोजगार के वादे कहाँ गए। आम लोगों के साथ साथ विपक्षी नेताओं की तरफ से भी ट्वीट किए गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि फेल सरकार, महंगाई की मार, बेरोजगारी की सभी हदें पार। वैसे बेरोजगारी को लेकर तो ट्रेंड लगातार होते रहते हैं, लेकिन तात्कालिक वजह एसएससी सीजीएल 2019 के टियर 2 का रिजल्ट बना है। लेकिन ये तो एक वजह है। रोजगार का मुद्दा तो काफी दिनों से उठाया जा रहा है। महामारी के समय में भी करोड़ों लोगों के रोजगार जा चुके हैं और वो भी इस मुहिम में शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी को उनके पुराने वादे याद दिलाए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। गौरतलब है कि कोरोना संकट के बाद से देश में रोजगार संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार विश्व में औसत रोजगार दर 57% है, जबकि भारत की औसत दर 47% है, मतलब 10% कम है। 10% का फासला है। दुनिया के मुकाबले हम पिछड़े हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश भी भारत से इस मामले में बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान और श्रीलंका में रोजगार की दर क्रमशः 50 और 51% है, जबकि बांग्लादेश में रोजगार दर 57% है। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर घंटे एक आदमी बेरोजगारी या पैसों की तंगी या कर्ज में डूबने की वजह से आत्महत्या कर लेता है। लेकिन हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी निगाह में कुछ दूसरे लोग हैं। उनकी तिजोरियां भरना उसकी प्राथमिकता है। लोगों की समस्याओं को कम करना नहीं है। लोगों की समस्याओं से ध्यान हटाना और बांटना वो जरूर चाहती है। कभी मंदिर का नाम लेकर, कभी लव जिहाद का नाम लेकर, कभी CA और NRC के नाम पर, कभी 3 तलाक के सवाल पर। तो ये ध्यान बटाने के लिए हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे वो लगातार लाती रहती है और पाकिस्तान भी है साथ में, हिंदुस्तान पाकिस्तान भी करती रहती है। तो जो रोजगार का मसला है इस सरकार के दौरान एकदम से बढ़ गया है। आप लगातार देखिए, आंकड़े लगातार आ रहे हैं कि 45 साल के बाद इतनी बेरोजगारी कोरोना संकट के पहले ही हो चुकी थी। कोरोना संकट को दोष देती है सरकार, लेकिन उसके पहले हो चुकी थी और अब उसमें कोरोना संकट के बाद और भी बढ़ गया है। तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार को लगता है कि भारत की जनता को हिंदुत्व चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, ये सब वो भूल जाएगी अगर उसको हिंदू राष्ट्र में उलझा के रखा जाए। आज की अंतिम खबर अगली खबर लेता है, माफ कीजिएगा। चीन के साथ सीमा पर सैनिकों के पीछे हटने के वक्त ही भारत ने अब पाकिस्तान से भी नियंत्रण रेखा को लेकर बातचीत की है। दोनों ही पक्ष नियंत्रण रेखा और अन्य इलाकों में 24-25 फरवरी की मध्य रात्रि से गोलीबारी रोकने पर सहमत हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरलों ने सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर बातचीत की है। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से LOC पर शांति बनाए रखने को लेकर सहमति बनी है। दोनों तरफ के DGMO ने इस बात को दोहराया, किसी भी अप्रत्याशित स्थिति या गलतफहमी को हल करने के लिए हॉटलाइन पर बात और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के मौजूदा तंत्र का उपयोग किया जाएगा। बता दें, ये बातचीत ऐसे समय हुई है जब भारत और पाकिस्तान सीमा पर दोनों ही तरफ से LOC पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा है, जिसके कारण सीमा के पास स्थित गांव बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि दोनों देशों की सेनाओं ने ये तय किया है कि वो ये क्रॉस फायरिंग बंद करेंगे सीमा पर, खासतौर पर कश्मीर और से पाकिस्तान लगने वाली सीमा पर। और ये वहाँ के निवासियों के लिए जो सरहद के पास रह रहे हैं उनके लिए भी राहत की बात है। और तनाव अगर इससे थोड़ा कम होता है और भारत पाकिस्तान आपस में बातचीत करने लगें तो ये और भी अच्छी बात है। लेकिन इसके और भी दूसरे पहलू हैं जिन पर सोचा जाना चाहिए। मसलन भारत नहीं चाहता कि एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान दोनों से वो भिड़ता रहे। तो दोनों मोर्चों पर अब वो थोड़ा थोड़ा शांति कायम करने की कोशिश कर रहा है। चीन के साथ भी सहमति के रास्ते खुल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी। तो उम्मीद करनी चाहिए कि शांति की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। हालांकि जब चुनाव आएंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक याद आएगी, पाकिस्तान को गाली देना याद आएगा और गरियाना याद आएगा और फिर आतंकवाद भी याद आ जाएगा। तो तमाम चीज़ें हैं
ये राजनीति की ज़रूरत के हिसाब से वो आगे पीछे करती रहती है। अंतिम खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आजकल सदन में अपनी भाषा को लेकर चर्चा में है। विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर तल्ख भाषा में हमला करने के बाद विधान परिषद में भी उन्होंने समाजवादियों को चेतावनी दी है। विपक्ष के हंगामे के बीच बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हुए सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा कि सपा के सदस्य ज़्यादा गर्मी न दिखाएं तो बेहतर है। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता ज़्यादा गर्मी न दिखाएं, जो जिस भाषा को समझता है उसे उसी भाषा में समझाया जाता है। उन्होंने कहा कि सपा के लोग सुनने की आदत डालें, अपना आचरण सुधारें, सबके पेट का दर्द दूर कर दूंगा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा में एक बच्चे का किस्सा सुनाते हुए कहा था कि मैं बेसिक स्कूल के एक कार्यक्रम में गया था तो वहां मेरा विरोध करने आए कुछ लोग टोपी लगाकर आए थे। टोपी पहनकर आने वालों को 2.5 साल के बच्चे ने कहा, मम्मी मम्मी ये देखो गुंडा। योगी ने कहा कि लाल हरी पीली नीली टोपी की परिपाटी अब शुरू हो गई है। उन्होंने आगे कहा टोपी वाला गुंडा अब आम धारणा है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया और मुख्यमंत्री योगी की भी लाल टोपी पहने हुए फोटो दिखाई गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा मुख्यमंत्री शायद भूल गए कि वे भी टोपी पहनते थे। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा लाल नीली टोपी से इनकी रूहें कांपने लगती हैं। खाटी समाजवादी सत्यदेव त्रिपाठी ने कहा लाल टोपी का जो इतिहास नहीं जानते उन्हें समझना चाहिए कि इसकी शुरुआत जेपी ने किस दौर में की थी। सबसे पहली बात तो योगी की भाषा दरअसल गुंडों वाली भाषा है। जो विधान परिषद में बोला मैं गर्मी उतारना जानता हूँ, ये भाषा ये अच्छे राजनेताओं की नहीं होती है। ये जो सड़क चलते जो लफंगई करते हैं उनकी भाषा होती है। और टोपी को लेकर विवाद खड़ा करना बेकार की बात है। कोई आपकी निक्कर पे भी विवाद हो कर सकता है, कोई आपके भगवा गमछे पर भी विवाद कर सकता है, कोई आपके पाखंड पर भी विवाद कर सकता है कि आप योगी हैं लेकिन यहाँ सत्ता का भोग कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो राजनीति में जो मुख्य एजेंडा है, देश का विकास, प्रदेश का विकास, जनता के जीवन स्तर को उठाना, उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस तरह के ओछे हमले करना ये शोभा नहीं देता है। लेकिन शायद योगी आदित्यनाथ की यही विशेषता है, वो यही करते आए हैं, इसी भाषा में बात करते आए हैं। उन्हें कोई दूसरी भाषा आती ही नहीं है। धमकाने की और कहना चाहिए आतंक पैदा करने की, सबक सिखाने की, मेल जोल की भाषा, सबको साथ लेकर चलने की भाषा उन्हें नहीं आती है। और ये पूरा प्रसंग बताता है। टोपी का बहुत लंबा इतिहास है हमारे देश में। तरह तरह की टोपियां आंदोलन के दौरान पहनी गई है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आई है। और आरएसएस वाले भी टोपी पहनते हैं, काली टोपी। योगी जी समझिए जरा, तो ये काली टोपी वालों के लिए भी क्या कुछ कहा जाए? तो ये समझना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ समझने वाले नहीं हैं। वो जिस मिट्टी के बने हैं वो हम सब जानते हैं। तो वो मिट्टी ही इस तरह की है जिसमें नरमी नहीं है, जिसमें कहना चाहिए कि लोगों को साथ लेकर जोड़कर प्यार से बात करने का तौर तरीका ही जिसे नहीं आता है। तो ये इस पूरा मसले का केंद्र बिंदु है। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और इसे बड़े पैमाने पर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।